बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी चलते हैं जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी तरफ। इसराइल ने ईरान की एटमी साइट पर हमला किया और इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की एटमी तनसीबात के करीब बड़ा खौफनाक अटैक किया है। अब इन दोनों हमलों में कोई ताबकारी फैली नहीं है, लेकिन ये खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी इदारा जो एटॉमिक मामलात को देखता है, AIEA, वो खासे परेशान है कि अगर कहीं रेडिएशन हो गई या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए तो दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन से दो चार हो जाएगी। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जौहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है और ये जो एक शहर है ईरान का, दिमोना, यहां पे ईरान ने हमला किया। और पहले इससे ईरान के शहर नतंस पे जौहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है और ये सहूनी जौहरी तनसीबात पर उसने हमला कर दिया है। अब दो जगहों पे ईरान ने अटैक किया। इन दोनों जगहों के दरमियान ज़्यादा कोई फासला नहीं है, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो लगभग 25-30 किलोमीटर का फासला है। ये इस जगह पे ईरान ने अटैक किया। इसमें से एक अराद शहर है और एक डमूना का इलाका है। अराद का इलाका और डमूना का इलाका, यहाँ पे करीबी इसराइल की जो है वो जौहरी तनसीबात है और इसके बाद पूरे खित्ते में खासतौर पर इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन दोनों हमलों ने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया, यानी इसराइल को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया और इतना तजब्जुब और इतनी बौखलाहट इसराइल की नहीं देखी गई जितनी इन दो हमलों में देखी गई है। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किए गए ईरान की जानिब से और इन दोनों हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम ने अपना पूरा जोर लगाया। वजह यह है कि जो जितना हसास इलाका होता है वहां पे फिजाई दिफाई निज़ाम उतना मजबूत और मरबूत लगाया जाता है। आयरन डोम की जो छतरी पूरे इसराइल के ऊपर लगाई गई थी, इस इलाके पे खास तौर पे बैटरियां और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनको लगाया गया था, उनकी ड्यूटी थी यहाँ पे। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में आयरन डोम या फिजाई दिफाई निज़ाम जो है इसराइल का वो नाकाम रहा। अब तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो अराद का इलाका है, यहाँ से तो रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक कोई जो मारे गए हैं वो तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलाका डेमोना का है, वो उधर तो बहुत खौफ फैल गया। उसको तो इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इससे पहले इसराइली मीडिया लगातार छुपा रहा था, हर किस्म के हमले को वो छुपा रहे थे, अपने नुकसान को वो छुपा रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। नेतन्याहू ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कितना प्रेशर है इस वक्त। अब ये जो एक ट्वीट आया नेतन्याहू का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे मुस्तकबिल की मुहिम में ये एक बहुत मुश्किल शाम है। थोड़ी देर पहले मैंने अराद के मेयर उससे बात की और उससे कहा कि वो तमाम इसराइली शहरियों की जानिब से जख्मियों की सलामती के लिए हमारी दुआएं पहुंचा दें। मैंने अपने दफ्तर के डायरेक्टर जनरल को हदायत दी है कि वो तमाम सरकारी वजारतों के साथ मिलकर हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। मैं इस वक्त मैदान में काम करने वाले हंगामी इमदादी कुव्वतों के हौसला अफजाई करता हूँ और मैं हर एक से अपील करता हूँ कि वो होम फ्रंट कंपाउंड की हदायत पर अमल करें। हम तमाम महाजों पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाना जारी रखेंगे, ये जनाब इन्होंने कहा है। अब इसको जरा आप समझे ना कि इसराइल के ऊपर दबाव कितना ज्यादा आया। इसराइली वजीर आजम ने 2-3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं इस हमले के बाद। ये दो हमले खौफनाक थे। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बड़ी खौफनाक चीज हुई। देखिए, अभी ये एटॉमिक साइट्स के करीब हमले कर रहे हैं। ईरान का भी जो एटमी तनसीबात है, कोई ऐसी जगह पे अटैक नहीं हुआ जिससे रेडिएशन फैले या ताबकारी असरात निकले। और ईरान ने वैसे भी अपना जो एटमी मवाद जो उसने अभी तक हासिल किया है वो जेरे जमीन बहुत नीचे छुपाया है। वहां तक अमेरिका का कोई हथियार पहुंच नहीं सकता जब तक कि उसकी फौजें वहां पे ना उतरे या कोई गद्दार अंदर से कार्रवाई ना डालें। और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो वुल्नरेबल है। अगर ईरान कहीं इसी मिसाइल को जो उसने थोड़ा दूर मारा, अगर वो उसको उस एरिया में मार देता एग्जैक्टली, तो पूरे खित्ते को इसके असरात भुगतने पड़ते। ये बात अमेरिका को भी समझनी पड़ेगी और इसराइल को भी समझनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को कि ये आग से खेल रहे हैं और लाखों इंसानों की जानें, जिंदगियां, उनकी सेहत ये खतरे में पड़ जाएगी पूरे खित्ते में। गल्फ के वो ममालिक जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी भुगतेंगे बाद में। बहरहाल
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। वो धमकी मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं, उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है 48 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 48 घंटों का, अब ये गिनती शुरू हो गई है घंटों की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो खामोशी से आराम से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अगर वो 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता तो मैं बहुत तबाही फेरूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो तबाही के बारे में क्या कहा कि अमेरिका क्या रद्द-ए-अमल देगा अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। उन्होंने कहा जी ईरान के अहम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, जिसका आगाज बड़े बिजली घरों से किया जाएगा। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और खुलकर लगाई कि हम इनकी तनसीबात सारी तबाह कर देंगे ईरान की और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने भी दिया है, और ईरान का रद्द-ए-अमल पहले आप पढ़ लो, मैं बताता हूं आपको ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 48 घंटे में आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्यों कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ईरान का जवाब देख लें। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग प्रीवियस वार्निंग, इफ ईरान फ्यूल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड बाय द एनिमी, अगर दुश्मन ने ईरान के जो फ्यूल के और एनर्जी के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अगर उनको तबाह किया, उसके ऊपर हमला किया, तो इसके बदले में खित्ते में जो अमेरिका और उसके रजीम से मुतालिक जितने भी रीजनल टारगेट्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे निशाना बनेंगे, चाहे वो एनर्जी के हैं चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। ईरान ने भी जवाब दिया कि फिर पूरे रीजन के अंदर, यानी पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बिजली या तवानाई बंद होगी या हमारी ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, तो फिर बचेगी किसी की भी नहीं। और यहां पे याद रखिएगा अमेरिकन कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत बना के यहां से ले जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो तनसीबात हैं, बड़ी बड़ी जो ऑफिसेज हैं, ये बड़ा बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, इसमें अमेरिकन बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। ऑयल कंपनीज में खास तौर पे इस बिजनेस में अमेरिकन बिलियनियर्स, इसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पैसा अमेरिका में जाता है। बहरहाल अब ये ईरान ने भी वापस वार्निंग दे दी है कि जनाब आप जो करेंगे वो फिर हम भी करेंगे। ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ईरान को जो जो ईरान के साथ किया गया, ईरान ने वापस वो किया, और जो जो ईरान ने वार्निंग दी ईरान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। उन्होंने इस जंग में अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि जो हम कहते हैं फिर वो हम कर भी देते हैं। जब हम बताते हैं कि अगर ये किया तो ये करेंगे, तो फिर वो हम कर भी देते हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका को ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, कुछ ममालिक ने ईरान से राब्ता किया है, मुबैना तौर पर जापान भी उनमें से एक बताया जा रहा है। उन ममालिक ने ईरान को यकीन दिलाया कि आप आबनाए हुर्मुज़ से हमारा तेल गुजरने दें, हमारे ऑयल टैंकर आप जानने दें, हम आपकी शर्त के मुताबिक चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट कर देते हैं। अब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका का सालाना नुकसान हो जाएगा अगर ये ट्रेंड चल पड़ा दुनिया में। तो ये है अमेरिका की परेशानी। एक कहावत है ना उर्दू में, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 ने, तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये भी कहावत है। वो कैसे? देखें, ये तो जंग लड़ने गए थे मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कि अरबों डॉलर कमा लेंगे दोबारा से, और इसराइल हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएगा। गाजा के अंदर भी अपना प्लान जो है उसको अमल दरामद कर लेंगे, और अरबों के ऊपर भी एक धाक बैठ जाएगी, पूरा निज़ाम एक बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर उठने वाले पॉलिटिकल मामला या एप्स्टीन फाइल या ऐसी चीज़ों से भी मुबैना तौर पे बच जाएंगे। दिमाग में तो ये था, गेम पड़ गई उल्टी। हुआ ये कि ईरान ने आगे से मारना शुरू कर दिया, और अब जो ईरान ने शर्त रखी है, अगर इस शर्त के ऊपर बाकी ममालिक आ जाते हैं और आपने हुर्मुज़ नहीं खुलती, यानी वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है जी आप चीनी करेंसी के अंदर पैसा दें, हमें उसकी आप इनवाइस दिखाएं कि आपने चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी है, ले जाएं, आप ले जाएं अपने टैंकर्स, आपको नहीं रोका जाएगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा। फिर रशिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, चाइना अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता यूरो के अंदर पेमेंट होगी, बाकी तो डॉलर नीचे जाए। डॉलर अगर नीचे चला गया आलमी सतह के ऊपर, या डॉलर के अंदर या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर इफेक्ट हो गई, तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहां पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे DGI-SPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGI-SPR साहब ने अपनी फौज पे खुद को हमला कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, डीजी साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहां पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया, अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने डीजी आईएसपीआर को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। डीजी आईएसपीआर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो डीजी साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे यह है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो डीजी ने कहा, डीजी आईएसपीआर ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से पीएमएलएन के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वजीर आला आ गया, एमक्यूएम के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाजा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो है ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है, फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी जमीनी अफवाज हैं जाएं कश्मीर का एक हिस्सा आजाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जर्नैल है या क्यादत है, जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। वो भाई कायदे आजम ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो डीजीआईएसपीआर के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। वो फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझे। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं।
ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैसे। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है।